मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, जब कोई पुरुष कलम उठाता है तो मान लिया जाता है कि उस कलम से अब वो जो किस्से, कहानी, कविताएं, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध, हास्य व्यंग यानी साहित्य की हर विधा में जो भी लिखेगा वो साहित्य समाज का दर्पण कहलाएगा। उस लेखक की कलम वहां तक पहुंचेगी जहां के अंधेरों को सूरज का प्रकाश भी उजला नहीं कर पाता है। लेकिन जब कोई महिला कलम उठाती है तब ऐसा नहीं होता है। तब स्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, चुनौतियां बदल जाती हैं, अपेक्षाएं तक बदल जाती हैं। यहाँ तक कि एक बिन मांगी सलाह गाहे बगाहे हर महिला लेखिका को सुननी ही पड़ती है कि उसे स्त्री विमर्श पे ज़रूर कुछ लिखना चाहिए। अब यहाँ भी दिक्कतें कम नहीं हैं। जब कोई स्त्री ही स्त्री जगत के भाव संसार की परतें खोलने लगती है तो कहा जाता है कि स्त्रियां स्त्री विमर्श से आगे सोच कहाँ पाती हैं। और जब वो पूरे समाज की बातें करती हैं, सामाजिक सरोकारों की बातें करती हैं, तब भी उनके लेखन को गंभीरता से नहीं लिया जाता। हिंदी में प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी लेखन का श्रेय दिया जाता है बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष को, जिनका रचना संसार 1907 के आसपास का बताया जाता है। लेकिन तब से अब तक एक शताब्दी से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद हिंदी महिला लेखन को लोरी पुराण या चौके चूल्हे का लेखन कहकर खारिज करने वालों की कमी आज भी नहीं है। जबकि महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर वर्तमान में कृष्णा सोपती, उषा प्रियमवदा, चित्रा मुदगल, सूर्यबाला, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मृणाल पांडे वगैरह से होकर अनामिका, राजी सेठ, वंदना राग, अलका सरावगी, आकांक्षा पारेख काश्यप, इंदिरा दांगी और गीता श्री तक कितने ही नाम गिनाए जाते हैं जिनकी कलम से निकलने वाले विषयों ने हर चुनौती का कड़ा जवाब दिया है। इसके बावजूद इनकी कलम के सामने क्या है चुनौतियां, क्या हैं इनकी उपलब्धियां और कहाँ हैं इनके ठहराव, इसी विषय पर कुछ सोचने विचारने का काम कर रही है आज हिंदी की बिंदी। इस बातचीत में आज हम साझेदार बना रहे हैं देश की जानी मानी प्रकाशक मीरा जौहरी जी को और वर्तमान पीढ़ी की एक सशक्त कथाकार गीता श्री को। गीता श्री की कई किताबें काफ़ी समय से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, जैसे कि लिट्टी चोखा, लेडी सर्कल, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र वगैरह, और हाल ही में प्रकाशित हुई राजनटनी जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। तो मीरा जौहरी जी और गीता श्री जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हिंदी की बिंदी में। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई राजनटनी के आने और छा जाने की। मेरा सीधा सवाल गीता जी आपसे सबसे पहले यही है कि लेखन का सिर्फ लेखन होना क्यों काफ़ी नहीं होता, उसे स्त्री लेखन या पुरुष लेखन या दलित लेखन या किसी और विमर्श में इस तरह से बांध देना क्यों ज़रूरी है? लेखन सिर्फ लेखन की तरह से क्यों काफ़ी नहीं है? लेखन सिर्फ लेखन ही होता है, हम उसे खांचों में बांटते हैं। वो इसलिए कि देखिए, स्त्रियां पहले लेखन में नहीं थी, तो जब दलित नहीं थे, सारा कुछ सवर्णों के हाथ में था, सारा कुछ ब्राह्मणों के हाथ में था। तो बाद में दलित एक मूवमेंट चला और उसका स्त्री आंदोलन चला, तो बहुत सारी स्त्रियां आई लेखन में, दलित आए, तो उनको एक पहचान का संकट तो था, अस्मिता का संघर्ष था। तो अपनी पहचान बनाने के लिए लेखन में लेखिकाओं ने कहा कि स्त्री लेखन, अब पुरुषों ने भी उन्हें मुख्य धारा से अलग रखने के लिए बड़ी होशियारी से, जब उन्होंने देखा कि लेखिकाओं के भीतर अलग पहचान की छटपटाहट है, उनको अवसर मिल गया, उनको फायदा हुआ कि कंपटीशन से बाहर कर दो इनको, तो मुख्य धारा से बाहर करके एक स्त्री लेखन का वर्ग बना दो, कैटेगरी बना दो, जिसमें वो खुश रहे, उसी में लिखे और आपस में कंपटीशन करती रहे और इनसे कंपटीशन ना हो। तो ये बहुत सोच समझ के, देखिए साहित्य में कोई ऐसा दरोगा भी नहीं है, ना कोई ऐसा जज है जो बैठ के ये सब करता होगा। साहित्य के अघोषित अलिखित नियम है जिसके तहत आलोचक और लेखक मिलके सब तय करते हैं। बहुत छोटे लोगों का समुदाय है, 500 लोग, 1000 लोगों का समुदाय है, इसी में सब कुछ तय होता है। साहित्य का भविष्य, साहित्य के आंदोलन, साहित्य के खांचे।
आप कह रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे मैं इससे सहमत नहीं हूं कि लेखन, अलग लेखन क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियां कहती हैं नहीं नहीं, हमें अलग से चिन्हित मत करिए स्त्री लेखन, लेकिन मैं चिन्हित करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ क्योंकि हमें अभी उस तरह से मुख्य धारा में हम नहीं है, हमारी संख्या बहुत कम है और इस समय संख्या बहुत ज्यादा है स्त्रियों की। तो हम चाहते हैं कि ये समय स्त्री जो साहित्य का जो ये समय है वो स्त्री काल है, स्त्री समय है। तो इस समय को या तो मुख्य धारा की तरह पहचानिए, मुख्य धारा की प्रवृत्ति के रूप में पहचानिए। अगर आप उस रूप में उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो अलग से पहचानिए, लेकिन ये साहित्य का स्त्री काल है और सारा संघर्ष हमारा मुख्य धारा में आने का है, जो बहुत कम लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो अगर आप उसमें नहीं प्रवेश करने देना चाहते हैं तो हमें अलग से रेखांकित करिए, लेकिन करिए। खांचे बहुत लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन मैं उन खांचों के पक्ष में हूं, क्योंकि हम सब ने, चाहे दलित हो चाहे स्त्री हो, बहुत संघर्ष करके बहुत मुश्किल से अभिव्यक्ति की आजादी पाई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी अलग से अस्मिता बने और इसको खांचे के तौर पे ना देखे। हाँ, लेकिन हमें उस समय का इंतजार है जब ये सारे खांचे खत्म हो जाए और हम भी उसी तरह से, हमारा लेखन भी उसी तरह से स्वीकार किया जाए जैसे मुख्य धारा का लेखन है, जिसमें सारे लोग हैं, जब प्रवासी लेखक। गीताश्री जी, यहाँ पर मैं आपको मतलब याद दिलाना चाहूंगी, बल्कि आप जानती ही हैं कि स्त्री लेखन को मतलब 1 शताब्दी से ज्यादा हो गया। अगर हम बंग महिला से लेके अभी तक के आप तक के समय को देखें तो ये 1 शताब्दी से भी ज्यादा का समय गुजर गया। ये खांचों के खत्म होने का इंतजार, स्वीकृति की मोहर लग जाना, इसको बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हो गया? हाँ, देखिए 100 साल स्त्री लेखन का आप कह रही हैं, लेकिन मैं तो इससे भी पीछे जाना चाहती हूँ कि एक्टिव लेखन इसके 100 साल हो सकते हैं, लेकिन अब मैं तो मीरा तक आपको ले जाना चाहूंगी कि आप देखिए जिस काल में मीरा लिख रही थी वो अकेली थी, और उनके साथ क्या साजिश हुई। उनके साथ साजिश ये हुई कि एक प्रेम कवयित्री को भक्त कवयित्री कह दिया गया। वो स्त्री प्रेम करती थी, उसने अपने प्रेम के लिए एक अमूर्त का चयन किया, कृष्ण का चयन किया। उनकी सारी कविताएं प्रेम कविताएं हैं, प्रेम और समर्पण की। लेकिन चूंकि वो स्त्री थी, उनमें भी साहस था, लेकिन उस तरह से प्रेम की स्वीकारोक्ति का साहस नहीं था। तो मीरा को उस समाज ने, जो बंद समाज था, कुंठित समाज था, जो स्त्रियों के प्रति हिंसक समाज था, जो स्त्रियों को गैर बराबर मानता था, उस समाज ने मीरा को भक्ति तक केंद्रित कर दिया और स्त्रियों की मुक्ति का मार्ग भक्ति मार्ग के जरिए बता दिया। तो मीरा को भी ये मुफीद लगा कि भक्ति मार्ग ही उनकी मुक्ति का मार्ग है, तो इसलिए उन्होंने भी चुपचाप उसको उसी दिशा में बढ़ने दिया। तो 100 साल का संघर्ष आप कहती हैं, आजादी का आंदोलन, हम लोग गुलाम कितने वर्षों तक रहे, कितने वर्षों तक रहे हम। तो वो गुलामी का अभ्यास है 100 साल में नहीं, अभी और 100 साल चाहिए हमें उस मुकाबले में, उस बराबरी में आने के लिए। और मात्रा में स्त्रियां आए और पूरे परिदृश्य पे छा जाए। हमें ये नहीं कि हमें एक छत्र राज्य करना है, हमें भी राज्य करना है, हमें भी रूल करना है, लेकिन बराबरी में। हम तो बराबरी की बात करते हैं ना, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि लेखन की सत्ता भी हमें दे दो। की सत्ता तो उसके शब्द है, उसकी भावनाएं है, उसकी व्यक्ति है, उसका लेखन है। हमारे पास शब्द सत्ता है, लेकिन हमें हमारी अस्मिता चाहिए बराबरी की, जो समाज में नहीं है, जो लेखन में भी अभी नहीं है। गैर बराबरी के हम शिकार है। हम चाहते हैं कि हमें उसी आंख से आप पहचानिए, उसी टूल से हमें कसिए, उसी टूल पर परखिए जिस टूल पे अब तक मुख्य धारा का साहित्य आप परखते आए हैं। जिन आंख से अपने को देखते हैं, मुख्य धारा के साहित्य को देखते हैं, उसी तरह से स्त्री लेखन को भी देखिए और ले आइए सबको, दलित लेखन, प्रवासी लेखन, स्त्री लेखन, सब लेखन को आप ले आइए, एक साथ ले आइए। तो हम अगर अलग पहचान की मांग छोड़ देंगे, और हम ऐसे मांगते नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम लिख रहे हैं तो हमारी एक अपनी अस्मिता की छटपटाहट है, एक टकराहट है, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें अलग से आप चिन्हित करिए। हमने कोई मांग नहीं रखी है। कौन है, किससे कोई मांग करेगा? कौन है दरोगा जिससे फरियाद करेंगे? ये हम आपस में हमें लगता है कि भारी मात्रा में हम लोग लिख रहे हैं, तो हम सबकी एक अपनी जगह होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। हमें हमारा समय उसी तरह से ले, उसी तरह से हमें ग्रहण करे जैसे मुख्य धारा के, और हमें गलत जो स्त्री लेखन पे जिस तरह के मीरा को भी साजिशन भक्त कवि बना दिया गया, उस तरह से साजिशें हमारे दौर की स्त्रियों के साथ ना हो, हमारे दौर की लेखिकाओं के साथ ना हो। बस मेरी मंशा ये है।
नहीं, बहुत अच्छी मंशा है, काफी आशावादी मंशा है गीता जी आपकी। मीरा जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक अच्छे प्रकाशक के बिना अच्छी किताब बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो बतौर प्रकाशक आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बतौर प्रकाशक ही मीरा जी, मैं आपका नजरिया यहाँ जानना चाहूंगी कि जब आप किसी महिला साहित्यकार की कोई कृति प्रकाशन के लिए चुनती हैं तो उस समय आपके मापदंड क्या होते हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो जिसपे मैं परखती हूँ कृति को कि उसकी गुणवत्ता, उसकी प्रवाह, उसकी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीडेबिलिटी, जो कंटेंट है वो ही सबसे अहम है। पहली बात तो कंटेंट जब मैं देखती हूँ तब मैं लेखक के जेंडर पे नहीं जाती कि वो पुरुष है या स्त्री, क्योंकि जब पाठक पढ़ता है तो उसको उससे उतना फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष ने लिखा स्त्री ने, उसको तो जो पढ़ रहा है, जो शब्द है वो कितने उसके मन में सच्चे बोल रहे हैं, उतर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर वो गुणवत्ता और रीडेबिलिटी और कुछ नया कह रहा है वो कंटेंट, तो पहले तो वो बात है। उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि उसके लेखक पुरुष है या स्त्री है, वो बाद की बात है। ये जरूर है कि स्त्रियों को थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ता है लिखने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सारी घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं पर होती हैं। और आज भी जो गीता श्री जी ने बात करी इक्वालिटी की, बराबरी की, आज भी सच्चाई ये है कि बराबरी नहीं है आदमी और औरत में। हमारे समाज में हम जो भी कह लें, लेकिन सच्चाई यही है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि औरत का ज्यादा संघर्ष होता है लिखने के लिए, तो उसके लिए एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा संवेदना या उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेरे मन में होता है। लेकिन सबसे जरूरी है कंटेंट। अगर कंटेंट के उस पे नहीं पास होगा तो फिर मैं इस चीज पे नहीं ध्यान देती कि लेखक है या लेखिका। तो मुख्य चीज है लिखा क्या है और उसमें कोई नई बात है जो वास्तव में लोगों के सामने लाने लायक। ये बात मीरा जी बिक्री पर कितना असर डालती है कि कोई किताब किसी महिला की है या पुरुष लेखक की है? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। जैसे बहुत सारे लोगों के ये आरोप हैं कि महिला लेखन या प्रकाशन इसलिए होता है कि वो महिला हैं, इसलिए मतलब उनकी किताबें बेचना बहुत मुश्किल होता है। इस आरोप से आप कितना सहमत हैं? आप मानती हैं कि ये? बिल्कुल नहीं। किताब अपनी गुणवत्ता पे खड़ी रहेगी। आप इसलिए थोड़ी किताब खरीदेंगे कि ये पुरुष है या महिला है। भाई वो तो आप कपड़े इसलिए खरीदेंगे क्योंकि मैं महिला हूं तो मुझे महिला के कपड़े चाहिए। किताब तो जेंडर फ्री है, न्यूट्रल है, उससे कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो चीज काम करती है, हाँ, कि अगर कोई लेखक का पहले से नाम है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, जिसको हम ब्रांड वैल्यू कहते हैं, वो जरूर इस पे असर करती है। लेकिन हर लेखक पहली बार कभी ना कभी तो पहले बार एक बार लेखक बना ही था, उस टाइम उसका ब्रांड नहीं था जी। तो जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता किताब की बिक्री पर, ये मेरा मानना है। गीता जी, मैं आपके पास आती हूँ इसी सवाल को लेकर कि बहुत हद तक ये कहा जाता है, बहुत हद तक ये आरोप लगता है कि महिला लेखिकाएं मतलब बिकती या छपती इसलिए हैं क्योंकि महिलाएं हैं, उनके विषय बहुत सीमित होते हैं। इस आरोप को आप किस तरह से लेती हैं? दामिनी, आपने दो सवाल एक साथ पूछे हैं। एक तो महिला लेखिका जो लेखिकाएं होती हैं उनकी किताब बिकती ज्यादा है, आरोप लगता है, और दूसरा कि उनके सीमित संसार है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों पर आपको बताती हूँ। पहला कि उनकी किताबें बिकती हैं, आप बेस्ट सेलर लिस्ट उठा के देखिए, टॉप 10 में महिलाएं बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। तो ये आरोप तो यही खारिज हो जाता है। मैं तो पिछले 2 साल का आप सर्वे निकाल के देख लीजिए, सारे बेस्ट सेलर युवा हैं और सारे बेस्ट सेलर लेखक हैं। लेखिका उसमें टॉप 10 में 9th 8th पोजीशन पे बहुत मुश्किल से कोई लेखिका पहुंचती है। तो एक तो ये आरोप यही ध्वस्त होता है कि लेखिका है इसलिए उसकी किताब बिकती है, और अपना समाज अभी इतना उदार नहीं हुआ है कि लेखिकाओं के नाम पे उसके फोटो पे लाइक और लव साइन तो दे सकता है, लेकिन लेखिका की किताब इतनी उदारता से नहीं खरीद सकता। 200 रुपए खर्च नहीं कर सकता वो, क्योंकि फ्री लाइक लव लाइक सब फ्री है, लेकिन जेब से उसको 200 रुपए निकालने होंगे। तो सिर्फ सुंदर लेखिका, युवा लेखिका, अच्छी लेखिका, इस नाम पर वो नहीं खरीदेगा। किताब खरीदने से पहले कोई भी पाठक पहले तसल्ली करता है
कि चाहे लेखिका ने लिखी हो चाहे लेखक लिखा हो, उस किताब में इतनी गुणवत्ता है, इस लायक है कि वो खरीद सके। कुछ लोग संबंधों के आधार पे खरीदते हैं, कुछ गुणवत्ता के आधार पे, सब पाठकों का अपना अपना चॉइस है। तो इसलिए ये टॉप जो बेस्ट सेलर है वो ज्यादातर लेखक है, कुछ लेखिकाएं हैं जो 9वें-10वें नंबर पर हैं। और अब रही बात सीमित संसार की, तो स्त्रियों को घर का अभ्यास रहा है, बाहर की दुनिया उन्होंने देखी नहीं है। तो जो किचन, लोग कहते हैं फूल पत्ती लिखती हैं, किचन से मसाले की गंध उनकी कविताओं में या लेखन में रहता है। तो एक ये दुनिया, इस दुनिया के बारे में भी सच सच बताने वाला तो कोई चाहिए ना। अब तक तो पुरुष ही लिखते रहे स्त्रियों की कामनाओं के बारे में, स्त्री को क्या चाहिए, स्त्री क्या चाहती है, स्त्री क्या भोगती है, ये सब सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन था। हम तो विक्टिम हैं, तो जब विक्टिम खुद बोलेगा वो ज्यादा विश्वसनीय है। तो इसलिए अगर मसाले की गंध हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि स्त्री सैकड़ों साल से, सदियों से स्त्री ने रसोई में अपने को होम कर दिया, अपने को खपा दिया। तो एक तो स्त्री का संसार सीमित है, लेकिन अब ये हम टूट गया है, अब ये मिथ टूट गया है, और ये अब किसी लेखिका को रिड्यूस करने का सवाल है। ये जहां भी अगर जो लोग भी ऐसी बात करते हैं वो एक लेखिका को सीमित करके देखने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि इस बदले हुए समय में स्त्री एजुकेट हो रही हैं, पढ़ रही हैं, यायावरी हैं, घुमक्कड़ हैं, खूब घूमती हैं, उनका अनुभव संसार बड़ा हो रहा है, वो फील्ड में जाती हैं, वैरायटी। बल्कि एक स्त्री के पास स्त्री होना भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है, जो किसी पुरुष के पास नहीं है। जहाँ तक अनुभवों की बात आ रही है गीता जी, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जो आपके सारे पात्र रहे हैं, प्रस्तुतिकरण रहा है, कथानक रहा है, काफी हद तक बहुत बोल्ड कहा जाता रहा है, जबकि इस वक्त जो आपकी राजनटनी आई है इसके किरदार इतिहास के पन्नों से झांकते हैं। तो एक तरफ इतना बोल्ड कंटेंट, एक तरफ इतना हिस्टोरिकल कंटेंट, इन दोनों को आप लेकर आई, उसके बावजूद ये कहा जाता है कि स्त्रियों का फलक बहुत सीमित है। तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। दामिनी, मेरी मीनाक्षी, देखो पहले तो बोल्ड की परिभाषा, मेरी नजर में तुम बहुत बोल्ड हो, जो इतने साहस के साथ इस तरह का काम कर रही हो, कदम ताल मिला रही हो, चुनौतियों का सामना कर रही हो, और अकेली हम सबसे बात कर रही हो, इतना बड़ा काम करती हो तुम। तो मेरी नजर में स्त्री का बोल्डनेस ये है कि एक स्त्री साहस के साथ चौखट से बाहर कदम निकालती है, दुनिया की नजरों का सामना करती है और अपनी पहचान बनाती है अपने दम पर, किसी से फेवर लेके नहीं, अपने दम पर चुनौतियों का सामना करके अपनी पहचान बनाती है, अपने पैर पे खड़ी होती है। और जिस स्त्री के पास आर्थिक सत्ता है वो बोल्ड स्त्री है, वो जीवन के सारे फैसले ले सकती है। तो बोल्डनेस तो मेरी नजर में ये है। जो आलोचक कहते हैं या जो लेखक कहते हैं, जो लोग कहते हैं, उस बोल्डनेस में वो बहुत मीन माइंडेड लोग हैं, किन विचार के लोग हैं जो बोल्डनेस को बहुत सीमित दायरे में डालते हैं। तो ऐसे लोगों के आरोप का जवाब मैं देना भी नहीं चाहती, जिनको इतना भी नहीं पता कि बोल्डनेस क्या होती है। मेरे नजर में हर बहादुर स्त्री जो अपने समय से टकराती है, जो ऑड सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी पहचान बनाती है, वो स्त्री बोल्ड है। जो बोलती है वो बोल्ड है, जो बेखौफ है वो बोल्ड है, जो किसी से डरती नहीं है, जो अपने हकों के लिए लड़ती है, वो स्त्री बोल्ड है। लेकिन यहाँ पे मीनाक्षी की बात मैं बता रही हूँ, मेरी जो परिभाषा है बोल्डनेस की, उसके आधार पर मेरी मीनाक्षी जो एक लोक इतिहास से निकली हुई स्त्री है, लोक साहित्य से निकली हुई स्त्री है, वो बहुत बोल्ड है। उसकी बोल्डनेस अलग किस्म की है। वो स्लीपिंग विथ एनिमी की जो कॉन्सेप्ट है वो उसको फॉलो करती है। वो अपने शत्रु के साथ सोती भी है, संबंध बनाती है और उसके हाथों में मर जाती है, अपने मुल्क के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी किताबों के लिए जान दे देती है। तो ये इतिहास है बल्लाल सेन जो उसका प्रेमी है, और मीनाक्षी है लोक की देन, किंवदंती है। तो मैंने गल्प और इतिहास को मिलाकर राजनटनी की लिखा, जिसको मैं बोलती हूँ, कोई और बोले ना बोले, गल्प इतिहास। ये मेरा गल्प इतिहास है, गल्प का इतिहास है। लेकिन अभी मैं बताऊं, बहुत पहली बार बता रही हूँ, जानकारी आपको दे रही हूँ। मेरे पास दो तीन दिन पहले इलाहाबाद के रिसर्च शोधकर्ता है सुरेश कुमार, उन्होंने उस दौर के प्रदीप अखबार की कटिंग भेजी है, जिसमें यह चर्चा है कि बल्लाल सेन एक निम्न कुल की स्त्री से, जो मिथिला के निम्न कुल की स्त्री से प्रेम करता था, जिसका बड़ा विरोध हुआ।
ये मुझे 2 दिन पहले मेरे पास ये कटिंग आई है। तो अब जो मेरी नायिका है मीनाक्षी, वो हो सकता है इतिहास की वो सच, अभी संदेह है कि लोक की है, किंवदंती है, लोगों ने गढ़ा है, लेकिन मैं सबूत खोज रही हूँ। उपन्यास लिख चुकी हूँ, क्योंकि मुझे प्रेम कथा लिखना था और एक बोल्ड स्त्री का किरदार रचना था, मैं लिख चुकी हूँ, लेकिन मेरी खोज बंद नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि इतिहास ने जिन स्त्रियों को भुला दिया, मोहरा समझ के छोड़ दिया, मोहरों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, मैं उन मोहरों को सामने लाके इतिहास में उनकी जगह दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि इतिहास बहुत क्रूर और असंवेदनशील होता है। साहित्य संवेदनशील होता है, जहां इतिहास चूक जाता है साहित्य वहां उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाता है। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मीनाक्षी को उन स्त्रियों की कतार में खड़ा करूं, उसे उसका वो सम्मान मिले जो उस दौर की बोल्ड स्त्रियों को मिला था। मेरी मीनाक्षी बहुत बोल्ड है, जिस तरह के फैसले लेती है, जिस तरह का साहस है उसमें, वही उसकी ब्यूटी है। और एक स्त्री की सुंदरता और सौंदर्य उसका साहस है, एक स्त्री का बोल्डनेस ही उसकी ब्यूटी है। ये मेरी अपनी परिभाषा है। तो इसलिए मैं स्त्री के सौंदर्य को बोल्डनेस से जोड़ के देखती हूँ कि बोल्डनेस ही स्त्री का सौंदर्य है। लेखकों का जो पुरुषों का सौंदर्य मापने की दृष्टि वो अलग है, वो चमड़ी पे जाते हैं, आंखों पे उनको खंजर नयन, मीन नयन और अधर पंखुड़ी जैसे वो स्त्रियों के सौंदर्य को फूल पत्तियों से देखते हैं और कमनीय बनाते हैं स्त्री को। मैं एक स्त्री होके दूसरी स्त्री के सौंदर्य को उसकी बोल्डनेस से जोड़कर देखती हूँ। मेरे लिए वो हर स्त्री बोल्ड है, हर स्त्री सुंदर है जो बोल्ड है। गीता जी, यहाँ पर नजरिए की बात आ रही है, तो नजरिए की बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि महिला कथाकारों को इस तरह भी देखा जाता है उनके किरदारों से मिलाकर। अगर आप बहुत बोल्ड लिख रही हैं, कुछ ऐसे विषय चुन रही हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब समाज में नहीं आई है, जिन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो आपके बोल्ड किरदारों को या आपके किरदारों को आपके निजी जीवन से जोड़कर देख लिया जाता है कि ये इन्होंने ऐसा लिखा है तो कहीं इनके जीवन में ऐसा तो नहीं घटा है। अगर ये मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। इसका जवाब एक बहुत अच्छा सवाल है दामिनी, बहुत अच्छा। और मैं इसका जवाब बार बार हर मंच पे देना चाहूंगी कि चरित्र तो स्त्रियों का ही होता है, पुरुषों का तो कोई चरित्र ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो चरित्र हमारा आका जाता है, स्त्रियों का। पुरुषों का तो वो तो एकदम धुले गंगा नहाए लोग हैं, तो स्त्रियां संदिग्ध मानी जाती हैं। स्त्रियों का चरित्र होता है, स्त्रियां ऑनर हैं, इसलिए ऑनर किलिंग करो। स्त्रियां इज्जत हैं। एक फिल्म में डायलॉग था कि तुम सुबह नायक कहता है कि तुम खेत में क्यों चली गई, मेरी लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली गई। तो स्त्री उसको कहती है, नायिका, कि तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत पहले गई कि तुम्हारी इज्जत गई? पहले मेरी इज्जत ना, फिर तुम्हारी इज्जत। उसको डांटती है। तो स्त्री खुद अपना ऑनर संभालेगी ना। आप अपने घर की स्त्रियों को अपना ऑनर कहते हो, इज्जत। अरे भाई, कैसे इज्जत? इंडिविजुअल है इज्जत, आपकी अपनी इज्जत, मेरी अपनी इज्जत। मुझे मेरी इज्जत संभालने दो, मुझे इसका बोध है कि मेरी इज्जत है। अब लेखिकाएं जो कुछ भी लिखती हैं पूरे होशो हवास में अपने विवेक से लिखती हैं, क्योंकि उनके पास मस्तिष्क है, तर्क शक्ति है। याज्ञवल्क्य की जो दूसरी पत्नी थी मैत्रेयी, वो कहती थी कि स्वयं से साक्षात्कार ही असली मुक्ति है। तो स्त्री मुक्ति क्या है? एक स्त्री का स्वयं से साक्षात्कार। और ये चीज उस काल के वैदिक काल में कहा गया। तो वो हम स्त्रियों ने चूंकि अपना साक्षात्कार कर लिया है, तो उनको पता है कि वो क्या लिख रही हैं। जो वो लिख रही हैं, जिन पात्रों को वो गढ़ रही हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से लेके नहीं आ रही हैं, आप ही के समाज की स्त्रियां हैं। अब अगर मान लो मैंने गोरिल्ला प्यार लिखा और उसमें वन नाइट स्टैंड है, तो आपको लोगों को ये लगा कि गीता श्री ने ये एक्सपेरिमेंट करके लिखा होगा। तो अब ये बताइए कि पुरुषों ने विषयों पे बहुत लिखा, तो क्या वो विषयागमन करते थे? पुरुषों ने चरित्रहीन स्त्रियों पे लिखा, तो क्या वो खुद चरित्रहीन थे? उनसे किसी ने क्यों नहीं पूछा? तो स्त्रियों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे आप लिखते हैं, पुरुषों ने क्या दीवारों से संबंध बनाए? स्त्रियों से बनाए होंगे। जिन भी स्त्रियों से संबंध बनाए होंगे वो औरतें ही रही होंगी ना, किसी न किसी घर परिवार की शादीशुदा रही होंगी। तो लेकिन अगर स्त्री बनाए तो चरित्रहीन, पुरुष करे तो पुरुष का चरित्र होता ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि स्त्री पुरुष जब एक बराबर हैं ईश्वर और प्रकृति की तरफ से, तो चरित्र पुरुषों का भी होता होगा ना, स्त्रियों का चरित्र ही क्यों? बहुत अच्छी बात कही आपने गीता जी।
हमारे साथ चुनौती क्या है ना, दिक्कत ये है कि मैं तो बहुत पक चुकी हूँ उससे कि कुछ भी लिखो, कुछ भी बोल्ड नायिका गढ़ो, न्यूड पार्टी मैंने लिखी तो उस पर भी कि न्यूड पार्टी में गई होगी। अरे भाई, आप लेखक हैं, आलोचक हैं, आपको इतनी तमीज नहीं है कि आप समझ सके कि कल्पनाशीलता भी कोई चीज है, फैंटेसी भी कुछ होती है, सब कुछ यथार्थ होता है। मैं सत्य कथा लिख रही हूँ, सत्य का मनोहर कहानियां लिख रही हूँ क्या? बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने उठाए गीता जी। आना चाहिए जी, आपको, फर्क करना आना चाहिए कि स्त्री अगर बोल्ड है तो उसके जिस लेखिका है उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही होगा। तो ये जो कैरेक्टर स्त्री के चरित्र पे उंगली उठाना, उसके चरित्र को मापना, इसी सबसे सारी लड़ाइयां जो हमारी हैं, हमें दो तरह से लड़ना पड़ता है। एक समाज में लड़ना पड़ता है गैर बराबरी के लिए, एक साहित्य के अंदर समाज के भीतर साहित्य, साहित्य के भीतर लड़ाई। हम डबल पैट्रियार्की से लड़ रहे हैं दामिनी। हमारी समस्या देखो कि हम समाज में भी लड़ रहे हैं अपनी जगह के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए, और साहित्य में भी लड़ रहे हैं कि हमें आप स्त्री के रूप में मत देखिए, लेखक के रूप में देखिए। जिस दिन आप लेखक के रूप में देखना शुरू करेंगे, आप हमारे चरित्र को आंकना बंद कर देंगे। हमारे लेखन से हमारा चरित्र को कसौटी पे कसना बंद कर देंगे आप। गीता जी, आपने बहुत अच्छे बिंदु उठाए हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत विस्तार से आती हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। सो चलते चलते इस छोटी सी बातचीत में मीरा जौहरी जी, मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूँगी महिला साहित्यकारों पर। आप बतौर प्रकाशक उनसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं जिनसे उन महिला साहित्यकारों का लेखन पटल और ज़्यादा विस्तृत हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, पाठकों की अपेक्षा पर और ज़्यादा खरा हो पाएँ? इसके लिए आप क्या कहेंगी? मेरा तो उनके लिए एक ही संदेश है कि मन खोल के, दिमाग खोल के, जो आपके मन में विषय आता है, जहां पे आपकी कल्पना आपको ले जाती है, जो आप चाहते हैं लिखिए। कोई रोक टोक मत लगाइए अपने लेखन पे, अपनी कल्पना पे, क्योंकि जहां आपने रोक टोक लगा दी तो वहां आप सीमित हो जाते हैं। बिल्कुल सीमित नहीं हुए, पूरे पंख फैला के उड़िए और लिखिए। मेरी उनसे यही है। कई बार ये होता है कि हर बूंद का बहुत महत्व होता है। सो इस कीमती बूंद को देने के लिए मीरा जौहरी जी और गीताश्री जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया आपने ये ऑर्गेनाइज। दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।